नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथ के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था? लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पिछले क्लास में ग्राफिकल मेथड पे था और ग्राफिकल मेथड में हमने कुछ उसके तीन पॉसिबिलिटी देखे थे कि या तो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, या तो कोई कॉमन सोल्यूशन ना हो, दोनों लाइन पैरेलल हो दोनों इक्वेशंस के, और उसके मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। समझना? तो ये चीज़ें हमने देखे थे। तो अब हम यहाँ पे ये बताएं आपको, एक दो तीन टर्म्स बताएंगे जो आपको पूछा भी जाता है, ये आपको पता भी होना चाहिए। एक तो होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। if पेयर ऑफ लीनियर, मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस को ऐसे लिख देता हूँ, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन LE, a pair of linear equations which has no solution, यदि कोई लीनियर इक्वेशन का दो पेयर जो जिसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, समझ में आया? इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। सेकेंड हम बात करते हैं कंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट हमें किसको बोलेंगे? जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या हो, देयर इज अ सॉल्यूशन, मतलब एक उसका यूनिक सॉल्यूशन हो, उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस आपका क्वेश्चन आता है, इसमें आपको इक्वेशन देगा, बोलेगा इसमें कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए दूसरा हम बोलते हैं जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके कोई सॉल्यूशन ना हो, नो कॉमन पॉइंट, इनफाइनाइट हो, उसके कॉमन पॉइंट डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग कॉमन पॉइंट हो, तो उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर। ठीक है, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन पेयर उसे बोलते हैं। ओके, तो ये तीन टर्म्स आपको पता होना चाहिए। और ये तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर ही लिया आपको कि द लाइन में इंटरसेक्ट और सिंगल पॉइंट, यदि कोई सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और यदि कोई नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल जा रही है, दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई सा सॉल्यूशन नहीं है। इनकंसिस्टेंट पेयर बोल सकते हैं, ठीक है। और जब कॉन्साइड कर जाता है उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर। तो डिपेंडेंट पेयर जो है ना, वो कंसिस्टेंट ही है, सॉल्यूशन तो है उसका, लेकिन वो एक कोई फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम उसको कंसिस्टेंट नहीं बोलकर डिपेंडेंट बोल देते हैं। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस वैल्यू को सेटिस्फाइड कराते हैं। जब सारा वैल्यू उस लाइन पे जितने भी वैल्यू हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन है, तो फिर हमारे अनुसार, इच्छा अनुसार हम कोई सा वैल्यू ले सकते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर। और एक चीज़ और, मैंने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन पुट किया था, लेकिन मैंने उसको बता नहीं पाया था कि जो हम ग्राफ बनाते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों बनाते हैं। तो देखो, इसका जवाब है कि जब आप वेरिएबल्स मानते हो, एक्स और वाई मानते हो, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था जब मैं आपको समझा रहा था कि कोई प्रोडक्शंस कंपनी है, मैंने पाले जी कंपनी का एग्जांपल लिया था। तो क्या बताया था उसमें? यही तो बताया था कि उसमें प्रोडक्शंस को हमने मान लिया था ए टाइप के प्रोडक्शंस को हमने एक्स माना था, बी टाइप के प्रोडक्शंस को वाई माना था। तो यदि आपने प्रोडक्शंस को माना है, नंबर ऑफ यूनिट्स को एक्स और वाई माना है, तो आप खुद सोचो कि कोई एक मैन्युफैक्चर ऐसा होगा जो वो निगेटिव में वैल्यू प्रोड्यूस करता हो। कोई अपना मैन्युफैक्चर ऐसा होगा जो गुड्स या जो सामान प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, वो निगेटिव में बना। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस वजह से यदि आप एक्स और वाई का वैल्यू इधर ग्राफ बनाओगे ना, तो आपको एक्स और वाई क्या मिल जाएगा? एक ना एक कोई इसमें से निगेटिव मिलेगा, जो कि ये तो रूल के खिलाफ है। ये रूल तो हमारा ये नहीं कहता है। कोई, आप खुद बताओ, आप एक कंपनी ओनर हो, आप ऐसा तो थोड़ी ना करोगे, आप घाटा लग रहा है आपको कंपनी को, आपका सामान बिक नहीं रहा और प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन किए जा रहे हो, ठीक है। तो सामान, गुड्स, प्रोडक्शंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये इसका एक स्ट्रिक्ट रूल है कि आप कभी भी इसको निगेटिव नहीं ले सकते हैं,
समझे? जैसे मैं कल पेंसिल वाला क्वेश्चन कराया था, पेन और पेंसिल वाला, तो उसमें आपने रेट माना था, तो क्या उसमें एक्स और वाई मैंने पेंसिल का रेट और पेन का रेट माना था, तो रेट कभी आप नेगेटिव ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं रेट नेगेटिव। तो जो आप वेरिएबल्स लेते हो ना इसमें लीनियर में, उसमें हम कभी भी नहीं लेते हैं, मतलब नेगेटिव नहीं लेते हैं। जैसे मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा एज वाले कि एक राम का एज सैम के एज से इतना गुना है, तो और फिर आज 4 साल बाद इतना हो गया, तो उसमें भी एक लीनियर इक्वेशंस बनता है। अब बताओ उसमें आप यदि ग्राफ से सॉल्यूशन करें तो उसमें तो यही हुआ ना कि आप उम्र को मानते हो कि प्रेजेंट एज एक्स है और राम का एक्स है और सैम का वाई है, तो जब उस पर आप ग्राफ इधर बनाओगे तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो उम्र कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? तो आप इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। यदि किसी ने पूछा तो आप इस तरह से इसको जवाब दे सकते हैं कि जो गुड्स होते हैं, जो प्रोडक्शंस होते हैं या कुछ भी होते हैं, वो उस जो यूनिट हम मानते हैं वो यूनिट कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। दैट्स वाई वी आर सॉल्विंग इन ओनली एंड ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज बोथ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे इस टेबल के साथ। ये टेबल हमने लिख रखा है, इससे आपको कुछ एक आइडिया मिलेगा। जैसे हमने पिछले क्लास में दो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखे थे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, यही था। तो हमने इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फर्स्ट हमने ये क्वेश्चन था। अब जो फर्स्ट वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखें आप, उसके बाद इसे देखें। ओके, तो इसमें आपको a1 a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ x। a1 a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ x। b1 b2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ y। अब हमें यहाँ पे a1 a2 का रेशियो लिया है यहाँ पे, और इसमें b1 b2 का रेशियो लिया है, इसमें c1 c2 का रेशियो लिया है, और इसमें हमने कंपेयर किया है। तो जब हमने इसमें कंपेयर किया तो हमने क्या देखा था कि इसमें जब a1 a2 का रेशियो लेते हैं तो यहाँ पे a1 क्या है? कुछ नहीं, 1 है, तो 1/3 ले लिया। ठीक है। जब हमने b1 b2 का रेशियो लिया तो इसमें -2 है, -2/4 है। जब हमने c1 c2 का, तो c1 यहाँ क्या है? 0 है, तो -0 और माइनस का 20c है। और जब हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि a1 a2 का जो रेशियो है वो b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं है। तो हमने ग्राफ पे क्या देखा था कि ये इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेक्टिंग, SECTING, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन था, ये इंटरसेक्टिंग लाइन था। और इसकी सॉल्यूशन कैसा था? एग्जैक्टली, मतलब यूनिक सॉल्यूशन था। यूनिक सॉल्यूशन, हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल रहा था, एक कॉमन पॉइंट मिल रहा था। कब? जब आपका जो कोफिशिएंट है वेरिएबल्स का, उसका रेशियो बराबर नहीं था। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि 2x प्लस, ये भी हमने कराया था। ठीक है, और इस इक्वेशंस का हमने क्या देखा था कि इसके सॉल्यूशन मिला ही नहीं था, हमें कॉमन पॉइंट मिला ही नहीं था। सॉरी, इसके हमने क्या देखे थे कि इसके कॉमन पॉइंट बहुत सारे थे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। तो क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे वो देखो, ये 2/4 है, इसकी जब रेशियो लोगे तो ये कितना आएगा? 1/2। इसकी जब रेशियो और कट कर देंगे तो इसको भी 1/2, इसका माइनस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/2। डेट मीन्स a1/a2 डिवाइड बाय a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों बराबर होता है। और क्यों होता है मैंने बताया था कि इसका एक कॉमन पॉइंट पे ये जो लाइन दोनों है वो एक दूसरे पे ही क्यों आ जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट सॉल्यूशन है। इसको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं कि ऐसा भी हो सकता है क्या, यू डोंट सरप्राइज। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है। इसको डिवाइड करोगे 2 से, आपको यही मिलने वाला है। तो यहाँ हमने देखा था कि ये कोइंसाइड कर जा रहा था, COINCID, कोइंसाइड लाइन। ठीक है, और इसकी सॉल्यूशन कैसा था? मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस वाले इक्वेशंस में हमने क्या देखा था कि इसके ये सॉल्यूशन ही नहीं मिला था, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए थे। तो इसमें देख सकते हैं कि 1/2 एंड ये कितना है? ये भी 1/2 और ये 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है वो यदि बराबर हो जाएं लेकिन कांस्टेंट नहीं बराबर हो तो आपका सॉल्यूशन कैसा मिलता है? पैरेलल लाइन मिल जाता है। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हो जाता है पैरेलल, PARELL
पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। और यहाँ क्या था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो हमने ये चीज हमने ऑब्जर्व किया और हमने इसे लिखा। तो हम यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं कि जब कोफिशिएंट ऑफ द, जो आपको दो इक्वेशन दिया है उसके वेरिएबल्स का कोफिशिएंट यदि बराबर है नहीं है तो आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यदि तीनों बराबर हो जाए कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, तो वो कोइंसाइड कर जाता है। ऑब्वियसली बात है, जब सारे कोफिशिएंट बराबर ही हो जाए इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस क्या इक्विवेलेंट है। अरे इसको इस तरह से सोचो ना कि जब सारे कोफिशिएंट बराबर हैं, उनके रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब कि वो फिर क्या है, वो इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट का मतलब तो फिर उसके सॉल्यूशन ही नहीं, वो उसका मेनी सॉल्यूशन है, बहुत सारा कॉमन सॉल्यूशन है। और जब ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि जब आपका कोफिशिएंट का तो जो रेशियो है, जो वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है उसका रेशियो बराबर है लेकिन कांस्टेंट बराबर नहीं है, तो आपका नो सॉल्यूशन मिलता है, पैरेलल लाइन मिलता है। समझ में आया? तो यहाँ से आप एक समराइज करके लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। समझ में आया? अब हम आते हैं, अब इस पे जो क्वेश्चन है ना ग्राफिकल मेथड पे, उसको आप सॉल्यूशन करना। मैं एक दो क्वेश्चन और आर.डी. शर्मा से जब कराऊंगा तो उसमें कराऊंगा, वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें से। अब हम नेक्स्ट जो चलते हैं, चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम, कि इस टाइप का जो अभी हमने पढ़ा है इस पे कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, इनके कंपेयरिंग पे, इनके रेशियो के कंपेयरिंग पे आप इसमें बताइए कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट है। अब देखिए इसका भी यूज आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो आपको दिया गया है फर्स्ट 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो आप, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे तो कोई बच्चा कांस्टेंट को 5 ले लेगा, जबकि ये -5 है। तो ऐसे लिखा करो 3x प्लस 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ओके, तो दूसरा हम ले लेते हैं 2x, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम अरेंज करके लिख ही देते हैं डायरेक्ट, 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0, ये। और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ओके, आप इसका सोचो, मैं तब तक पानी पीता हूं। कर लिया? सॉरी, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से रेशियो पता करना है। रेशियो पता करने में क्या है, आप देखो इनके कोफिशिएंट का रेशियो लो तो कितना आएगा, यहाँ से 3/2, 3/2 आएगा। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 क्या आएगा, B1 अपॉन B2 आएगा 2/3, 2 माइनस का 3, सॉरी माइनस का 3, एंड C1 अपॉन C2 क्या आएगा, -5 अपॉन -7, दैट मीन्स कैंसल आउट, इसको माइनस से माइनस कैंसल आउट। अब बताइए अब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट किसको बोला था मैंने, जिसके एक सॉल्यूशन हो, वो लीनियर इक्वेशंस का पेयर जिसके सॉल्यूशन क्या हो, यूनिक हो, उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिनके कोई सॉल्यूशन है उनको इनकंसिस्टेंट, हमने बताया भी अभी। तो बताओ, अब इसके हिसाब से हमने क्या देखा था कि आपको कंसिस्टेंट होने के लिए, मतलब आपको यूनिक सोल्यूशन पाने के लिए रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ बराबर नहीं है क्या, नहीं है बराबर। ये 3/2 है और ये 2/3 है, वो भी माइनस के साथ। तो डेट मीन्स A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो डेट्स वाई दिस इज द कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो गया। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस है, आप इसमें से करना। ठीक है, काफ़ी इजी है आप, लेकिन क्वेश्चन जरूर करना, ये नहीं कि हाँ ये तो इजी क्वेश्चन है हम छोड़ देंगे, क्वेश्चन जरूर करना। क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट लग रहा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर करना आप, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। इजी समझ कर मत छोड़ दिया करो, कभी कभी वही इजी हमें एग्जामिनेशन में गलती करके आ जाते हैं जब हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होता है तो। ठीक, अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, वो है अलजेब्रिक सॉल्यूशन। अभी तक हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन देखा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक सॉल्यूशन। ठीक है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन, अलजेब्रिक सॉल्यूशन। तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन में दिख रहा है आपको, हाँ, अलजेब्रिक सॉल्यूशन में हम सबसे पहला पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, TITUATION, सब्स्टिट्यूशन, ए नहीं आता है, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, METHOD। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है,
तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब जी क्या होता है, किसी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब वहाँ पे उसको पुट कर देना, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इसको एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें देखो इसका कोई प्रॉपर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसमें क्वेश्चन से ही हम समझेंगे। और ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन हमें क्यों लाना पड़ा, इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया था ग्राफिकल में, क्योंकि वहाँ पे जब पॉइंट्स या इरेशनल नंबर को हमें ग्राफ पे दर्शाना होता है तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, पॉइंट में जैसे 1.75, 3.33, तो ये कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए हमें सब ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन हमें अपनाना पड़ता है। सो हम एक इक्वेशन लेता हूँ आपको, इससे 7x माइनस 5y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट इसमें क्या करना होता है पता है, इसमें स्टेप फर्स्ट में ये करोगे आप क्या कि कोई दोनों में से जो ले लो, जो आपको इजी लग रहा है वो आपकी मर्जी पे है। और ये चीज़ आपको तभी पता चलेगा जब आप डेली क्वेश्चंस करोगे, आप पे प्रैक्टिस हो जाएगा अपने आप इनमें से किसी को एक इक्वेशंस को लेकर उसको एक वेरिएबल्स के फॉर्म में ब्रेक कर दो। तो जैसे मैंने इसको ले लिया, इसमें से मैं यहाँ से कर देता हूँ कि x इक्वल टू हमने लिख दिया 3 माइनस 2y। ओके, और इस x को इसमें पुट कर दो, इस x को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड, और इसको हमने थर्ड मान लिया। तो थर्ड को हमने x की वैल्यू इसमें पुट कर दिया। ये लैंग्वेज में आपको लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस का 15y इक्वल टू 2। देखो ये सब आता होगा, मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लूँगा, बच्चों को आता है ये सब, 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको इतना आता ही होगा। तो 21 माइनस 14y एंड माइनस का 15y इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का 14y और माइनस का 15y कितना हो जाएगा 29, 29y और 21 इक्वल टू 2। तो माइनस का 29y इक्वल टू इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 21 माइनस का 19। ठीक है, माइनस का 19 और माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/14, सॉरी 19/29, 19/29। ओके ओके, सो आप अब आपके पास y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो आप किसी इस दोनों में से इक्वेशन में एक में y का वैल्यू पुट करो और x आपको फाइंड आउट हो जाएगा, समझ में। तो आपको x की वैल्यू आपको आ जाएगा 49/29। ठीक है, इसको आप पुट करके देखना, आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब हम आपको जो पिछले क्लास में क्वेश्चंस किया था उसी को हम इससे सॉल्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने क्या क्या सीखा, स्टेप क्या क्या सीखा है, स्टेप कुछ भी नहीं है इसमें, आपको बिल्कुल इजी है ये, कि आपको पहले तो जो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल है उसको एक आप उसको सिंगल वैल्यू के फॉर्म में लिख लो। ठीक है, और इस सिंगल इक्वेशन जो आपने जो वेरिएबल लिखा है उसका वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, और दूसरे में पुट करके उसके बाद सॉल्यूशन निकाल दो। समझ में आया। तो यदि स्टेटमेंट सही लगता है, यदि स्टेटमेंट आपका सही आ रहा है तो डेट मीन्स आपका सॉल्यूशन करेक्ट है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो वो कैसा, वो इसी मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक वेरिएबल्स का वैल्यू दूसरे इक्वेशंस में पुट कर देना ही क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम कुछ एक एग्जांपल आपको लेते हैं जिसमें कि आपको पता चले कि कब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और कब इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। जो हमने पिछले क्लास में देखा था ग्राफिकल में, क्या वो यहाँ पे भी होगा क्या। तो जैसा कि आपने देखा था, एक मैंने क्वेश्चन लिया था आपको कि उसमें सोनाली एक लड़की और उसका दोस्त जाते हैं दुकान पे, वही क्वेश्चंस को यहाँ पे लेते हैं ताकि अब हमको पता चले कि ग्राफिकल से भी यही आता है और सब्स्टिट्यूशन से भी यही आता है। तो उसका इक्वेशंस आपको कुछ इस प्रकार दिया हुआ था कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, यही दिया हुआ था। ओके, अब यहाँ से आपको सॉल्यूशन करना है। हमें इस यहाँ से x की वैल्यू इसमें से निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन को लिया और हमने इस तरह से लिख लिया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y को इधर भेज दो तो 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब इस x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 4 इंटू 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 और प्लस का 6y इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, दो बार में कैंसल आउट हो गया। तो ये अंडर मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा, ये 18 माइनस 6y, 18 माइनस 6y और प्लस का 6y इक्वल टू 18। अब ये देखो कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा 18 इक्वल टू 18।
ये क्या आ गया 18 इक्वल टू 18 आ गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, अब मैंने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या देखे थे, देखो याद करो, यही था ना वो इक्वेशन, यही था। इसके हमने सॉल्यूशन क्या देखा था, मेनी सॉल्यूशन, कोइंसाइड कर जा रहा था। तो अब यहाँ पे आप समझो, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझो कि इसमें क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ है, ये क्यों ऐसा हो गया। भैया अपना तो स्टेटमेंट जो हमारा इक्वेशंस है, स्टेटमेंट तो ट्रू है, फॉल्स तो नहीं है, क्योंकि इक्वेशंस के दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब हमारा तो इक्वेशन तो सही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो है ना, ये सारे y के वैल्यू के लिए सही है। मतलब कि आप y का वैल्यू इसमें कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, आपको ये क्या मिलने वाला है, 18 इक्वल टू 18 ही मिलने वाला है। आप y का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये मैं यदि मैं y का वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये 12 और 12 फिर कैंसिल हो जाएगा, 18 इक्वल टू 18 ही आएगा। आप 0.5 लोगे तो 3 हो जाएगा। कुछ भी ले लो, पॉइंट में ले लो, कुछ भी ले लो, ये कैंसिल आउट होना ही होना है। ठीक है, ये कैंसिल आउट होना है, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर जो है ना, ये दोनों सेम है 6। कुछ भी नंबर मल्टीपल करोगे तो y तो ये दोनों इक्वल होगा, उसमें 6 से मल्टीपल, तो ये कैंसिल आउट होना ही होना है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी y का वैल्यू ले, आपको 18 इक्वल टू 18 ही मिलने वाला है। समझ में आया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वो कोई स्पेसिफिक y का वैल्यू नहीं है जिसपे कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। आप कुछ भी इसमें वैल्यू पुट करो, आपको 18 इक्वल टू 18 ही दे रहा है। समझ में आया। तो इसका मतलब y का वैल्यू आप इसमें से कुछ भी पुट करो, आपको x ना कुछ मिलने वाला है, आपको कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स देयर इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया, या मेनी सॉल्यूशन इसको। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने समझा ग्राफिकल से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल की बात करते हैं वो एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, जो नेक्स्ट हमने लिया था ना एग्जांपल, यही मैं करा देता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम। वो इक्वेशन था x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये था इक्वेशन। ओके, अब इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो सब्स्टिट्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, चलो इसका ले लेते हैं। इसको हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको पहले 4 को इधर भेजो तो 4 प्लस में आएगा और ये 2y माइनस में आएगा, 2y माइनस का 2y। अब इसमें पुट कर दो, आप इसमें वैल्यू पुट कर दो किसका, x का। तो x का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0 यही आएगा। इसमें x पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 हो जाएगा, ये माइनस का 4y और ये प्लस का 4y और माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब देखियो 4y इक्वल टू 4y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 4y और 4y कैंसिल आउट हो गया तो आपको यहाँ से क्या मिला, 8 माइनस 4 कितना, 8 माइनस 12 कितना होता है, -4, और इधर इक्वल टू 0। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसा स्टेटमेंट बन गया कि -4 कब से 0 के इक्वल होने लग गया। ऐसा तो स्टेटमेंट ही नहीं सुना हमने। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। जो आपका स्टेटमेंट आया है, सोल्यूशन आया है, ये रॉन्ग सोल्यूशन है, ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है, स्टेटमेंट ही फॉल्स है। दैट मीन्स द इक्वेशंस डू नॉट हैव कॉमन सॉल्यूशन। मतलब वो बाई तो कट गया और उसके बाद स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इसकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तभी तो, क्योंकि एक ही मैंने देखा था कि ये लाइन 2 लाइन पैरेलल हो जाते हैं, सॉरी ये तो पैरेलल हो जाते हैं। तो अब इस पे वाई कहीं भी लो तो वाई तो सेम है, तो वो तो कटना ही कटना है, समझे। लेकिन आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा। अब हम आते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो अब इस पे भी आपको एक एक्सरसाइज मिलेगा, इस पे भी आपको एक एक्सरसाइज है, अब इसे सॉल्व करना। और मैं बाकी इसमें से और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए वो तो मैं कराऊंगा ही। हम नेक्स्ट चलते हैं एलिमिनेशन मेथड। किस पे चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। चल एलिमिनेशन मेथड, NATION, एलिमिनेशन मेथड दिख रहा है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, देखो ये आपने आप बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, 7th 8th से भी, आपको 8th में तो आप 9th में तो पक्का इसको यूज किया ही होगा कि 2 इक्वेशन होता है, उसके फिर नीचे जो लोअर साइन होता है उसको चेंज करके और एक वेरिएबल्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, उसके बाद फिर एक वेरिएबल्स का फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो ये सो सिंपल है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैं इसको भी जल्दी, बस आप ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपके सिलेबस में है, ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन तो आना ही है, उसमें लिख कर भी आएगा कि एलिमिनेशन मेथड से करना है, ग्राफिकल से करना है, तो वही मेथड लगाना है। अदरवाइज यदि एलिमिनेशन लिख रखा है और आपने ग्राफिकल लगा दिया क्योंकि आपको ग्राफिकल ईजी लगता है, तो फिर वो बेकार है, नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये आप बिल्कुल कान खोल के सुन लो, ये नहीं कि हम तो मेरा तो आंसर आ गया, जो मेथड लिखा हुआ है वही से उसी से करना है, आपको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। सो अब हम सब्स्टिट्यूशन के बाद हम एलिमिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ताकि इसमें एग्जाम्पल भी एक अपना हो जाए, एग्जाम्पल से सेट कर देते हैं। एग्जाम्पल ये है कि रेशियो ऑफ 2 पर्सन है, एक ए है और एक बी है, इनके इनकम का रेशियो महीने में ये कुछ कमाते हैं, तो इनका इनकम का रेशियो, दोनों का इनकम का रेशियो जो है वो है 9:7, 9:7। तो इनकम का रेशियो है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इनकम ऑफ आई ऐसे लिख दें अपॉन बी का इनका रेशियो कितना है 9/7। ठीक है, और इनके एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4/3। तो ये हो जाएगा ए ई लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी ऐसे लिख देते हैं। इनका रेशियो है 4/3। पूछा है कि इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, यदि दोनों महीने के लास्ट में 2000 सेव कर लेते हैं तो बताइए इनका मंथली इनकम कितना रहा होगा। 2 पर्सन है ए एंड बी और इनका इनकम 9:7 में है, मैंने रेशियो को ब्रेक करने के लिए बताया, रेशियो का कॉन्सेप्ट बताया, और इनका जो खर्च का रेशियो है 4:3। समझ में आया? तो आप बताइए कि इनका, और ये इतना रुपया सेव भी कर लेते हैं, तो एक बात बताओ सेविंग क्या होता है? सेविंग, आप पहले ये बताओ सेविंग क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जितना इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर घटा दें तो ये सेविंग ही आता है। चलो इतना तो आपको पता ही होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। आपने जितना कमाया उसमें से जितना खर्च किया उतना आपके पास बचेगा, सिंपल। सो अब हम इसी को इक्वेशंस में लिख देते हैं। मान लेते हैं आपको इनकम पूछा है कि मंथली इनकम क्या है, तो मान लेते हैं ए की मंथली इनकम x रहा होगा और बी की मंथली इनकम y रहा होगा। तो इसी के हिसाब से हम रेशियो को ब्रेक भी कर लेते हैं। अब ए की इनकम कितना बोला है, 9 यूनिट बोला है, और वो हमने माना कितना है x, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा इसकी इनकम। इसकी जो बी का जो इनकम है वो 7 यूनिट है। समझ में? बी की इनकम क्या है 7 यूनिट है, और इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 3 है। ओके, सॉरी यहाँ पे आपको ये बी का नहीं, यहाँ पे इनकम मानना है, क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर का भी तो रेशियो दिया है ना, तो आपको एक्सपेंडिचर मानना पड़ेगा। इनकम का मान लेते हैं, इनकम जो है दोनों का वो x है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर y है। एक्सपेंडिचर क्या है y है, ठीक। अब सही है, तो इस इनकम ए की कितना है, इनकम हमने x माना है तो इसकी 9x हो जाएगा, और इसकी एक्सपेंडिचर कितना है 4 है, तो रेशियो में से ये कितना हो जाएगा, और इसमें से इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो 4y माइनस करेंगे तो ये कितना, और सेविंग कितना करता है ये 2000, दोनों 2000 सेविंग करता है। अब हम इनकम इसका बी का कितना है तो 7 है, और इनकम हमने x माना है तो 7x माइनस का कितना 3y इक्वल टू 2000। समझ में? तो हम इसमें क्या करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में हम एक को एलिमिनेट कर देते हैं। तब एक को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करते, आप सिंपल मेथड जानते हो क्या, कि इसको ऐसे नंबर से मल्टीपल करो ताकि इनका क्या हो जाए, इनका एक जो वेरिएबल्स के फैक्टर वो बराबर हो जाए, फिर वो कैंसल आउट हो जाए। यही तो आप जानते हैं ना। तो आपको क्या करना है कि हम देखते हैं यहाँ पे जो सबसे कम वाला वैल्यू होता है ना उसको लेना, ठीक। जैसे मुझे यहाँ पे 4 और 3 दिख रहा है छोटा वैल्यू, तो 9 7 हम नहीं कट करेंगे, तो 4 और 3 देखते हैं, तो इसमें आप 3 से मल्टीपल कर दो, इसमें 4 से मल्टीपल कर दो, तो ये 12 बन जाएगा, सिंपल। तो ये इसमें 3 से मल्टीपल ये हो जाएगा 27 माइनस का 12y इक्वल टू, इसमें भी मल्टीपल होना है, ठीक है, ये इक्वल टू 6000, एंड इसमें 4 से मल्टीपल होगा तो 80 7 चौक 28 8x माइनस का 12y इक्वल टू इसमें 4 से तो 8000। अब आप क्या जानते हो कि इसके नीचे वाला तो साइन चेंज होता है, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया,
प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 28 और माइनस का 27, माइनस का 28 और 27 कितना हो जाएगा, माइनस का x, और इधर से माइनस का 8000, ये इधर से माइनस का 2000, ये कैंसिल हो गया, x का आ गया 2000, x इक्वल टू 2000, x इक्वल टू 2000, और y इक्वल टू इसमें से वैल्यू पुट आउट करके निकाल लेना। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा आपको, इसमें 2000 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2000 पुट करो यहाँ पे, तो ये कितना देगा आपको, ये आपको हो जाएगा 14000। ठीक है, 14000 को फिर इधर ले जाएंगे तो ये माइनस जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 12000, और माइनस का 12000 फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये y का वैल्यू 4000। ठीक, तो बस ये एलिमिनेशन मेथड सिंपल, आप जानते हो, इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं। आपको कोई ऐसा नंबर से मल्टीपल करना है जिससे कि क्या हो सॉरी, जो कि बराबर हो जाए, एक वेरिएबल्स के फैक्टर बराबर जाए, फिर उसे कैंसिल आउट करके फिर एक का वेरिएबल्स का निकाल के उसमें फाइंड आउट दूसरे में पुट कर दें तो हमें y मिल जाता है। सो इस प्रकार के मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसमें हम एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें यही स्टेप फॉलो करना है कि पहले आप तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। ठीक है, उसके बाद कोई एक नंबर ऐसे, जैसे यहाँ पे इसमें करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके रिवर्स मल्टीपल कर देते हैं। ठीक, कभी कभी देखते हैं यदि दोनों में से कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता है ना, तो हम इसका इसमें कर देते हैं, इसका इसमें कर देते हैं, समझ में आया। और यदि कोई कॉमन नंबर मिल गया तो फिर हम, जैसे यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता, तो हम यहाँ देख रहे थे 9 है, यहाँ 3 है, तो हम इसमें सिर्फ 3 से मल्टीपल कर देते ताकि हमारा बराबर। तो ये आपको आता होगा, इतनी तो चीज़ आपको आती ही होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना मेथड, ये अब एलिमिनेशन मेथड आपका हो गया। अब इसके बाद हम इस पे एक्सरसाइज है, आप इस पे एक्सरसाइज भी करना। बाकी हम चलते हैं अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पहले मैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन को, ताकि थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए और अपना एक क्वेश्चन भी हो जाए। सो क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट इज 66। कहने का मतलब, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 13 में। मैं बस सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मतलब कोई नंबर है 2 डिजिट का, पहले तो ये बताओ 2 डिजिट का नंबर हम कैसे लिखेंगे। कोई मान लिया x और y नंबर है, यही 2 डिजिट का नंबर होगा, x y नंबर रहा होगा, ऐसे 12 13 15 ऐसे रहा होगा, तो एक्स वाई में हमने लिख लिया जनरल। तो इसे हम जब नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तब उसे कैसे लिखते हैं इसको, क्योंकि देखो ऐसे डायरेक्ट तो हम यूज नहीं कर सकते ना इसको, ऐसे डायरेक्ट तो फिर हम इसको सम कैसे करेंगे। तो इसे हम कैसे तोड़ते हैं, जो हम ब्रेक मेथड होता है नंबर का उसको लिखते हैं। तो ये x किस पे है, 10th प्लेस पे है, तो इसको लिखेंगे 10x + y। ओके, तो बोल रहा है कि जो 2 डिजिट का नंबर है उनका सम, और जब इस नंबर को रिवर्स कर देते हैं उन दोनों का सम इक्वल है किसके, 66 का। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ना, और इसको जब रिवर्स करते हैं इन दोनों का सम 66 है। तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो नंबर है, जब इसको रिवर्स करेंगे और इसका सम, तो इसका रिवर्स करो तो रिवर्स का मतलब ये क्या बन जाएगा, yx। और जब x बन जाएगा तो इस बार y 10th प्लेस पे y आ गया, तो मतलब 10y + x = 66। तो डेट में अब यहाँ से आप क्या करोगे, देखो 10x और x 11x बन जाएगा, ठीक है, और प्लस ये y 10y, तो 11y = 66। तो डेट में यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा, तो x + y = 66, और ये आ जाएगा x + y = 6। ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। जो नंबर का डिजिट है वो उसके जो बीच का डिफरेंस है वो 2 का है। अब हमें नहीं पता कि हमारा x बड़ा है कि y बड़ा है। जब नंबर हमें नहीं पता तो हम कैसे डिसाइड कर लें कि हमारा x वाले डिजिट बड़ा है और y वाला डिजिट बड़ा है। हो सकता है ये नंबर 2 और 4 रहा हो सकता है नंबर ये 2 और 6 रहा हो, 2 और 3 रहा हो। तो इस केस में तो हम देख रहे हैं कि क्या है, ये बड़ा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जो 10th प्लेस पे ये नंबर डिजिट बड़ा है और ये छोटा है और ये बड़ा है। जैसे यदि हो सकता है वो 14 नंबर हो, समझ में। तो
हम यहाँ से ये नहीं कर सकते, हो सकता है ऐसे 41 हो, तो आप इसका मतलब यही, हमें पता नहीं है कि ये क्या है, कौन सा जो डिजिट है किस पैलेस पे है, वो उसका वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये x माइनस वाई ही 2 है, डिजिट का डिफरेंस बोला है तो x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है 2। तो ये अपन को दोनों पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि आपको क्लियर नहीं किया है। ऐसा बोलता है ना कि हाँ जो 10th प्लेस पे नंबर डिजिट है उसका और जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उनका डिफरेंस क्या है, उनका डिफरेंस 2 है, तब फिर ठीक है, फिर हम ये लिख लेते हैं। लेकिन आपको क्लियर नहीं किया है, सो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेंगे और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो बाय द एलिमिनेशन मेथड से कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या आएगा 4, x इक्वल टू क्या आ गया 4, x इक्वल टू 4 का मतलब y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें पुट करोगे तो आपको y 2 मिलेगा। ठीक है, अब आपको नंबर क्या बन जाएगा, इसके हिसाब से नंबर क्या बन जाएगा आपका 42 बन जाएगा, इसके हिसाब से नंबर, इसके हिसाब से नंबर 42 नंबर बन जाएगा। ओके, अब हम इसके देखते हैं, एक बार x प्लस वाई इक्वल टू 6 लेते हैं और इस बार y माइनस एक्स इक्वल टू 2 लेते हैं, तो देखते हैं कि y x ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो प्लस वाई 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू इस बार 4 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इक्वल टू इसमें 2 आ जाएगा। तो इसमें नंबर क्या बन जाएगा, इसमें नंबर हो गया, इसमें नंबर हो जाएगा आपका 24। अब ये दोनों नंबर पॉसिबल है, ये पूछा है हाउ मेनी फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी नंबर आर देयर, तो 2 नंबर आर देयर। ठीक है, 24 एंड 42, यही दो नंबर हैं जिनके रिवर्स करने के बाद आपको 66 मिल जाएगा। और आप करके भी देख सकते हो इसको, आप 42 प्लस, जब हम 42 को रिवर्स करते हैं तो क्या बनता है 24, और 24 इसमें ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 66 मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। ओके, और इसमें आप इन दोनों का जो आपको बोला है कि 4 में से 2 माइनस करो, तो देखो 2 आ रहा है। ठीक है, अब आप 24 प्लस 42 भी करोगे तो क्या आएगा 66 आएगा। ओके, तो इसमें भी 4 माइनस 2 आएगा, तो मतलब आपको ये आपका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? ओके, अब हम चलते हैं अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और कुछ नहीं, जो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है उसी का थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बना दिया हमने, मतलब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बना दिया। सो हम देखते हैं इसके बारे में। तो मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से समझाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन से समझाऊंगा। ओके, सो देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, हमने लिया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया था। यदि आपको बोला जाए कि बताइए एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कीजिए, तो आप क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोल दिया गया, तो आप इसमें क्या करोगे, आप फैक्टर को ही तो बराबर करोगे ना किसी एक के वेरिएबल्स को। तो हम मान लेते हैं कि हम इसके ये जो x वाले फैक्टर है इसके फैक्टर को हम वेरिएबल इस x वाले वेरिएबल्स के फैक्टर को हम इक्वल करने चलते हैं। जब इक्वल करोगे तो आप क्या करोगे, आप इसमें आपको इसमें क्या कमी दिख रहा है, आपको इसमें a1 दिख रहा है, इसमें a2 दिख रहा है, इसमें a1 दिख रहा है, इसमें आपको a2 दिख रहा है। तो आप हम क्या करेंगे कि या तो आप इसको इसमें कर लो, या तो a1 से मल्टीपल कर दो, या तो a2 से मल्टीपल कर दो, आपके मर्जी पे है। ठीक है, तो मैं मान लेते हैं कि हम इसमें b2 का मल्टीपल कर देते हैं। समझ में, हम b2 का मल्टीपल कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में हम b1 से मल्टीपल कर देते हैं। यदि आप a लोगे तो इसमें a2 से मल्टीपल कर देना है, a1 ले लेना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे लैंग्वेज। मैं यहाँ लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में v2 से मल्टीपल कर दो, इसमें b1 से मल्टीपल कर दो। ठीक है, चलिए आप जल्दी जल्दी करते हैं। तो इसको हम लिखो, इसमें b2 लिखेंगे तो b2 a1x प्लस b2 b1 y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0, इसमें b1 से मल्टीपल करेंगे तो b1 a2x प्लस
B2B1 y प्लस B1 C2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करते थे, नाउ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप क्या पाओगे इसमें, अब हम ये पाएंगे कि जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशंस के फॉर्म में। तो इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा B2A1 माइनस B1A2, और इसमें से x कॉमन आ जाएगा, मैं यहीं पे कॉमन करके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और इसको ये माइनस वाला साइन होगा, नीचे वाला साइन लेंगे अपन, और अब आएगा प्लस में, इनमें से देखो, इनमें से y कॉमन आ रहा है आपको, और y कॉमन आएगा, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे B2B1 माइनस B1B2 और इनटू का y प्लस, इसमें से क्या करेंगे, इसमें बताओ B2, इसमें से कोई कॉमन नहीं आएगा तो ये लिखाएगा B2C1 माइनस B1C2 इक्वल टू 0। इतनी चीज तो हम यहाँ के इंफॉर्मेशन से हम लिख सकते हैं। समझ में आया? ओके। अब आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ से ये कैंसल आउट होते हुए नहीं दिख रहा, कैंसल आउट हो जाएगा। चाहते तो आप यहाँ भी कैंसिल, मैं यहाँ लिख दिया ताकि आपको एक एलिमेंट जो हम पढ़ा रहे हैं उससे पूरी क्लियरिफाई हो पाए। तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ से जाएगा, ये इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ से क्या नहीं लिख सकते हैं इसे, x इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जब इसको इस तरफ भेजेंगे ना तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि B1C2 प्लस में हो जाएगा और ये B2C1 माइनस में हो जाएगा, और ये डिवाइड में कौन चला जाएगा, ये कंप्लीट डिवाइड में आ जाएगा। समझ में? B2A1 माइनस B1A2, ये हो जाएगा हमारे x। समझ में आया? अब इस x का वैल्यू यदि मैं इन इक्वेशंस में, हाँ ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूजन कर क्या करते हैं कि जिस इक्वेशन में जो मल्टीपल वाला इक्वेशन होता है इसमें पुट कर देते हैं। नहीं पुट करना, अपन को ओरिजिनल में पुट करना है। जब भी हम एक वेरिएबल्स निकाल लेते हैं, दूसरे वेरिएबल्स को निकालने के लिए जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया रहता है उसमें पुट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। सो अब हम इस x का इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ कि जो इसको जो हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखे हैं ऐसे करके, तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नीचे मिलेगा A1 B2 ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि किताब में आपको यही लिखेगा, फिर आपको लगेगा उल्टा लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये B1C2 माइनस B2C1। तो ये आपको जो आपको किताब में पढ़ा भी होगा आपने कि A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B2 कांट बी इक्वल टू 0। A1 B2 माइनस A2 B1 कांट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो फिर हमने बताया है कि समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, कोई मीनिंग ही नहीं होता है। ओके, सो ये 0 नहीं हो सकता। अब यदि आप इसका वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ से y आपको निकल के जो आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, C1A2 माइनस C2A1 डिवाइड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। समझ में आया? सो ये आपको y फाइंड आउट होके आएगा जब आप इसमें पुट करोगे तो। समझ? तो अब हमारे पास दो केस अराइज होता है। वो दो केस कौन कौन से हैं? तो देखो मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट केस ये है कि इफ A1, ये जो A1 B2 है ना, ये A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1 डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यदि 0 नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका मतलब इसका रेशियो भी बराबर नहीं रहा होगा। मतलब कहने का मतलब A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। समझ में आया? जब ये 0 नहीं होगा इसका मतलब इनका रेशियो भी बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो हम जानते हैं कि इस टाइप के जो प्रॉब्लम जो इक्वेशंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इस पेयर को बोलते हैं कंसिस्टेंट। मतलब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये मैंने फॉर्मेट बता रखा है पहले, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इसके एक सॉल्यूशन आएंगे। समझ में? अगर
इफ सेकेंड इफ दिस वन इज जीरो, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो हो गया, डेट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a1 b2 इक्वल टू a2 b1। और जब ये बराबर हो जाएगा तो a2 को इधर भेज दो, b2 को इधर भेज दो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये हमने कब पढ़ा है बताओ, ये हमने कब पढ़ा है? तो इसमें हम अब देखते हैं इसको। देखो जब ये बराबर हो गया तो हम इसको क्या मान लेते हैं आगे की, और इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको हम k मान लेते हैं। जब बराबर ही हो गया तो हम जब दो रेशियो बराबर हो गए तो उसको एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल टू मान लिया हमने k। अब इस k से हम क्या देखते हैं कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिखेंगे कि a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 इक्वल टू k इंटू a2। ठीक है, क्योंकि अब एक बार इसके बराबर कर दोगे इस रेशियो के बराबर, तो यहाँ से आपको a2 इंटू k आ जाएगा, और b1 क्या आ जाएगा, b1 आ जाएगा k इंटू b2। ये आ गया। अब आप ये देखो कि जब आप इसका वैल्यू ये जो आपने अभी निकाला है a1 इक्वल टू k a2 एंड b1 इक्वल टू k b2, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ देख रहे हैं आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो ये इसमें। तो आप क्या पाओगे, यहाँ से आपको क्या मिलेगा जब आप इसमें पुट करोगे, तो यहाँ से पुट करके देखना, यहाँ से आपको मिलेगा k कॉमन आ जाएगा और a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0 मिलेगा। इसको हम नाम देते हैं लेटर से 5 नंबर। ओके, तो ये इक्वेशन 5 हो गया। अब यहाँ से एक चीज समझना कि ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमने लिया है, ये दोनों सेटिस्फाइड तभी हो सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, तभी क्योंकि देखो यहाँ a2x है और यहाँ भी b2 है, यहाँ भी a2x और b2 और यहाँ पे c1 है और यहाँ c2 है। तो यहाँ पे इन दोनों को इन दोनों जो सेकेंड और फिफ्थ जो इक्वेशंस है, ये दोनों तभी सेटिस्फाइड हो सकते हैं जब c1 अपॉन c2 का वैल्यू क्या हो, बराबर k हो। क्या हो, c1 इक्वल टू c2। तभी तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि c1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, k c2 k c2। तो जब इसमें c1 का वैल्यू k c2 रखोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा बता दो। तो इसका मतलब यहाँ से हमने आया कि c1 अपॉन c2 इक्वल टू k होगा, तभी क्या होगा, ये दोनों इक्वेशंस क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। और ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, इसका मतलब ये है कि ये k इसके बराबर होना चाहिए, तो हमने साफ कर दिया। और हमने यहाँ क्या देखा था, हमने यहाँ देखा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 भी k आ रहा है। डेट मीन्स k इधर भी k इधर भी, तो डेट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 नहीं लिख सकता क्या? अरे लिख सकता है या नहीं लिख सकता बता दो। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये हमने कब देखा था, ये हमने कब देखा था बताओ? ये हमने देखा था कि व्हेन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे c1 इक्वल टू k c2 नहीं हुआ तो क्या होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। जब इसको सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा उसके। देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। समझ में आया? ओके, तो हमने यहाँ भी देख लिया कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी कैसे यूनिक सॉल्यूशन होगा कब। वही सेम प्रोसीजर है सब में भी, सब में यही सेम नियम है कि भाई कोफिशिएंट का रेशियो यदि तीनों बराबर हो जाए तो नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यदि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि देखो जब ये c1 c2 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब a1 a2 तो अपना बराबर है ही, पहले a1 a2 तो बराबर है ही, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, यही तो होगा ना, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझ में? तो इसका मतलब ये तो हमने देखा था कि जब देयर इज नो सॉल्यूशन होता है तब ये कंडीशन आता है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं ताकि आपको क्लियरिफिकेशन और हो जाए
कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो, आपको याद रखने के लिए आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसको कैसे राइट करना है, क्योंकि बार बार ये इतना थोड़ी ना लगाएंगे अपन उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। फिर इतना जब लगाना होगा तो फिर एलिमिनेशन मेथड क्यों ना करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो ईजीएस्ट के लिए लगाते हैं कि ईजी हो जाए हमारा। तो हम इसको याद रखने के लिए आपको यहाँ पे आपको x लेना रहता है, ठीक है, इक्वल हो जाता है ये y के, ठीक है, और इधर लेते हैं 1, और इसको इस तरह से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये पहले एक कैंची बनता है, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं। समझ में? ये बस शॉर्टकट के लिए है, बाकी प्रोसीजर वही है। और इसको ऐसे नाम देते हैं, ये क्रॉस, यहाँ से क्रॉस, सॉरी ऐसे यहाँ से थोड़ा मैंने उल्टा लगा दिया, चलो दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं ये x, ये y और ये 1, तो ऐसे 3 क्रॉस लगेगा, ठीक है, 3 क्रॉस लगेगा। अब देखो आपको ये क्या है, b1 c1 और यहाँ a1 और यहाँ पे कितना b1 तो यहाँ आ गया, c1 यहाँ हो गया, c1 ये हो गया, और ये c1 तो यहाँ हो गया, ये आएगा, a1 यहाँ आएगा, सॉरी a1 यहाँ आएगा और यहाँ b1 आएगा। समझ में आया? तो इसको याद कैसे आपको रखना है, जैसे ABC होता है ना, ABC ऐसे ही चलता है ना रोटेशन, ऐसे A के बाद B के बाद C, फिर के बाद C के बाद फिर अगेन A आ जाओ, ऐसे रोटेशन करना है। तो आप B से स्टार्ट करना, B के बाद C और C के बाद फिर A और A के बाद फिर B। समझ में आया? अब देखो B2, अब हमें यहाँ से फिर B2 से स्टार्ट करना है, तो B2 फिर उसके बाद कौन आएगा, यहाँ पे C2 और उसके बाद फिर यहाँ पे A2 और यहाँ पे B2। तो ये आपको ध्यान रहेगा, और इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देना है इस तरह से डिवाइड के फॉर्म में। मैं यहाँ लिख दूँ छोटा सा, यहाँ x लेना है, ठीक है, और इनका मल्टीपल करना है, कि b1 इंटू C2, b1 इंटू C2, b1 इंटू C2, और सब्ट्रैक्ट करना है माइनस b2 C1 इक्वल टू फिर इसका लेंगे अपन, इसका लेंगे C1 इंटू A2 और माइनस C2 इंटू, तो यहाँ y आएगा, y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ये इधर समझाया था हमने, इसको कट कर दो, A1, जब 1 लिखेंगे, 1 का लिखेंगे तो कैसे होगा, A1 B2 एंड माइनस दिस 1, तो डेट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे A1 B2, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस नीचे, माइनस A2 B1, ठीक है। तो वही फॉर्मेट आ गया दोबारा जो हमने यहाँ पे देखा था, इसमें जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, अभी स्टार्ट किया था ना यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है और यही लगाना है, ठीक। अब इसको हम एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन से तुरंत क्लियर हो जाए कि आखिर हम अभी तक पढ़े क्या है। चलिए हम आपको इक्वेशन देते हैं। इक्वेशंस है, क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 74, ओके 74। अब इससे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, आप इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस का 46 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस का 74 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो गया, अपन को अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, तो लगा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x y एंड 1, ऐसे ही लिखना है आपको भी, ठीक, और ऐसे कैसे लगा देना है। और यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, जो मेथड हमने पढ़ा है कि पहले इस तरह से आता है, b1 से स्टार्ट होता है फिर चलता है ऐसे, तो उसको हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अपन को नीचे तो देखो ऊपर b1 आता है, नीचे b2 आता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ऊपर में कि कब कौन आएगा। तो पहले b1 लिखना है अपन को, ठीक है, b1, तो b1 कौन होता है, ये होता है, अरे b1 कौन होता है, दिख रहा है ये है ना b1, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, 3, उसके बाद कौन आता है, c1, उसके बाद c1 आता है, तो माइनस का 46,
उसके बाद कौन आता है, फिर रोटेशन चलता है ऐसे ए बी सी का, ऐसे ऐसे कर देना। तो सी के बाद ए आएगा तो अगेन हम ए पे आ जाएंगे, तो 2 आएगा। और उसके बाद फिर बताओ ए के बाद फिर बी पे, तो बी आ जाएगा, बी पे बाद फिर 3 आ जाएगा। समझ में आया, B1 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर B2 से स्टार्ट करेंगे, B2 कितना है 5 है, सेम। फिर हम इसके बाद आएंगे C2 पे, माइनस का 74। फिर हम आएंगे A1 A2 पे तो 3, और फिर हम आएंगे B2 पे तो 5। सिंपल। अब आप इसको लिखना है, कैसे लिखना है, इस फॉर्म में x अपॉन मल्टीपल करो, ये ऐसे मल्टीपल करना है, ध्यान रखना है इधर से और ये माइनस में पहले इसका, तो 74 माइनस का 74 इंटू 3, और माइनस का सब्ट्रैक्शन होता है पता है, ध्यान रखना, और माइनस का 46 इंटू 5, तो माइनस का 46 इंटू 5, ठीक है, इक्वल टू y अपॉन दिस वन 46 इंटू 3 और माइनस का 46 इंटू 3 माइनस का 74 इंटू 2, ओके, इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू 2 माइनस का 3 इंटू 3। अब आप इसे लिख लोगे x अपॉन कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 और 7 तिया 21, 22, मतलब 222, माइनस का 222, और ये माइनस प्लस कर देगा तो ये प्लस, 6 बजे 30 सुना बाकी 3, और 5 जो 20 3 23, 23 230, और इसमें से माइनस कर लेना, और ये y अपॉन ये कितना हो जाएगा 18, 1 4 12 13 138, माइनस प्लस हो जाएगा ये 8 और 14 148, इक्वल टू 1 अपॉन ये 10 और ये -9, 10 - 9 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको डिवाइड आंसर कर लेना ये, क्योंकि ये तो 1 इक्वल आ गया, तो डेट मीन्स x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 8 आ जाएगा ये, और इक्वल टू y कितना आ जाएगा 138 48 10 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। अब ये 1 इक्वल है तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, सिंपल। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना होता है, ओके। सो और भी हम इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे क्वेश्चंस करेंगे। सो अभी के लिए, आज के लिए चलिए एक और टॉपिक कर लेते हैं, ताकि फिर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। फिर हमारा एक इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन बच जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। जो क्वेश्चन वाला सेशन करेंगे उसमें कर लेंगे अपन। सो इसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब इक्वेशंस को आप रिड्यूसिबल करते हो, रिड्यूस करते हैं कब, जब आपको ये जो मेथड्स है ये तब लगाना है जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दिखे, ठीक है। जो आपका इक्वेशंस है वो लीनियर ना हो तो उसे हम फिर रिड्यूस करते हैं लीनियर में, समझ में आए। सो मेकिंग विद सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। सो वी नाउ एक्सप्लेन कैसे करते हैं इसको, देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व। एग्जांपल है 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल टू 13, ठीक है, और 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई माइनस 2। समझ में आया। अब आपको ये कहीं से भी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में नहीं दिख रहा, तो हम क्या करें, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे इसको, इस इक्वेशंस को ऐसे लिखते हैं कि 2 अपॉन इंटू 1 अपॉन एक्स ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3 1 अपॉन वाई इक्वल टू 13 एंड 5 1 अपॉन एक्स माइनस 4 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस का 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एजम्पशंस कर लेते हैं कि 1 अपॉन वाई जो है वो मान लेते हैं 1 अपॉन वाई जो है वो मान लेते हैं कुछ क्यू रहा होगा, और 1 अपॉन एक्स जो है वो पी रहा होगा। तो ये हमारा बन जाएगा, हमें दिख रहा है ये, तो ये बन जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 और 5p माइनस 4q इक्वल टू माइनस का 2।
अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय द एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। हमें यहाँ हम दिख रहा है ये 10, यहाँ पे हम इसको बराबर कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा मल्टीपल करके, इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं, इसको 5 से, इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 10p प्लस 15q इक्वल टू 13 × 65 65, और ये हो जाएगा 10p माइनस 8q इक्वल टू माइनस का 10, तो सॉरी 2 से मल्टीपल किया ना तो 4, ठीक है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कैंसल आउट, ये कितना हो जाएगा 15 और 8 कितना होता है 23, 23q इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 61, सॉरी यहाँ पे ये प्लस साइन हो गया ना तो ये ऐड होगा, माइनस क्यों होगा ये 69 होगा, तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, q इक्वल टू 3, और q 3 आ गया तो आप जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको p यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, q इक्वल टू 3, तो 9, और 9 में से ये इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 और तो 2, मतलब ये p इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। आप करके देखना p इक्वल टू 2, तो जब p इक्वल टू 2 का मतलब 1/x इक्वल टू 2, और q का 3 का मतलब 1/y इक्वल टू 3, दैट मीन्स यहाँ से x कितना आ जाएगा हाफ एंड y कितना आ जाएगा 1/3। तो और ये दोनों इक्वेशन इसमें पुट करो, इनको सेटिस्फाइड भी कर देगा। देखो जब आप इसमें x की वैल्यू हाफ पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, समझ में। और जब इसमें y का वैल्यू, सॉरी हाफ से हाफ कैंसिल क्यों होगा, 2/1/2। अब देखो इसका हमने बता रखा है पहले ही तरीका कि ये 2 इस तरह नीचे मल्टीपल आएगा या ऊपर जाएगा, तो ये इसमें ऊपर जाएगा, मैंने पहले ही बताया ट्रिको वाले क्लास में। तो ये हो जाएगा 4, और जब इसमें वो 3/1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो 9 और 4 13 हो गया ना, तो सेटिस्फाइड भी कर रहा है। ओके, सो ये भी एक मेथड था कि यदि आपको कोई इक्वेशन ना दिखे तो इसको आप ऐसे लीनियर इक्वेशन में मान के सॉल्व कर सकते हैं, बाद में फिर उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। समझ में आया। सो अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे, और उसके पहले क्वेश्चन से पहले हम इनइक्वालिटी का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, फिर हम लीनियर इक्वेशंस B2 वेरिएबल्स को ख़त्म करेंगे, फिर हम आएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।